नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 के चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य ही पूर्ण रूप से बदल चुका है। यानी कि एक तरीके से यह कहा जाए कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अगर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो उसके तमाम जाट नेता इस समय फेल हो चुके हैं। तमाम जाट नेताओं को इस समय जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया है। तमाम जाट नेता राजनीतिक रूप से बीजेपी के हाशिए पर जा चुके हैं तो गलत नहीं होगा। आज इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करते हुए आपको तमाम उन नेताओं की हिस्ट्री बताएंगे, तमाम उन नेताओं के नाम बताएंगे जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर जा चुके हैं, जो राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से पिछड़ चुके हैं और जिनका राजनीतिक दबदबा वर्चस्व अब हरियाणा की राजनीति से लेकर अपनी खुद की पार्टी बीजेपी से एक तरीके से खत्म सा होता जा रहा है, या फिर अपनी ही पार्टी में वो एक तरीके से खत्म हो चुके हैं, गायब से होते जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सुभाष बराला का है। सुभाष बराला जो फिलहाल वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन इससे पहले उनको बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी थी। एक जाट नेता जिसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली ताकि जाट समाज को लुभाया जा सके, जाट समाज का एक बड़ा वोट बैंक है उसको बीजेपी की तरफ आकर्षित किया जा सके और जाट वोट बैंक को बीजेपी के पैतृक वोट बैंक में तब्दील किया जा सके, यह प्रयास था। लेकिन सुभाष बराला जाटों को बीजेपी के साथ जोड़ने में, जाटों के अंदर बीजेपी के प्रति सकारात्मक भावना पैदा करने में नाकाम रहे, असफल रहे, जिसके चलते उनसे यह कमान वापस ले ली गई। और यह कमान वापस लिए जाने के बाद खास बात यह भी है 2019 का चुनाव भी वो हार गए और 2024 में उनको टिकट ही नहीं मिली। अब बात की जाए अगले नेता की, तो अगले नेता भी ऐसे ही नेता हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली थी, लेकिन आज के दिन हरियाणा की राजनीति से एक तरीके से वो चेहरा, वो नाम गायब हो चुका है। हम बात कर रहे हैं ओपी धनखड़ यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ की, जो पूर्व में मंत्री भी हरियाणा सरकार में रह चुके हैं। खट्टर मंत्रिमंडल के अंदर जब पहली बार 2014 के अंदर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो वो मंत्री बने थे, कृषि मंत्री का पदभार उनके पास था। लेकिन उसके बाद से ही उनकी राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, या फिर उनकी राजनीति में उनके ऊपर शनि भारी हो गया था, जिसके चलते उनकी राजनीति पर ग्रहण लगता रहा है। चाहे 2019 के चुनाव की बात हो, चाहे 2024 के चुनाव की बात हो, दोनों चुनाव वो हारे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनको मिली, लेकिन अपनी अध्यक्षी के दौरान मुख्यमंत्री खट्टर के साथ उनकी खींचतान किसी से छिपी नहीं। कुर्सी को लेकर अक्सर जो है दोनों नेताओं के बीच जुबानी वाद विवाद भी देखने को मिलता था। हालांकि ये कलह जो है इतनी नहीं बढ़ी कि वो सड़क पर आ जाए। खैर वो बात अलग है कि कुछ समय पश्चात उनसे ये अध्यक्षी भी, कप्तानी भी ले ली गई, क्योंकि वो बीजेपी के उस प्लान को साधने में नाकाम रहे जिस प्लान के तहत उनको अध्यक्षी दी गई थी, अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष का काम यही था कि जाट समाज से अध्यक्ष बनाया गया है तो जाट वोट बैंक को खुश किया जा सके, लेकिन ओपी धनखड़ जाट वोट बैंक को ना तो खुश कर पाए और ना ही जाट वोट बैंक पर प्रभाव डालकर उसको बीजेपी के साथ जोड़ पाए, जिसके चलते उनकी अध्यक्षी गई और इसके साथ साथ वो लगातार चुनाव भी हारते रहे। और वर्तमान स्थिति यह है कि ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा की राजनीति से दूर दिल्ली दरबार में अपनी जगह सुनिश्चित किए बैठे हैं। फिलहाल राष्ट्रीय महासचिव वो बीजेपी का पद संभाल रहे हैं और हरियाणा की राजनीति से एक तरीके से कट आउट हैं। यानी कि हरियाणा की राजनीति में इस समय ओपी धनखड़ का दबदबा एक तरीके से शून्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके बाद बात की जाए एक और जाट नेता कैप्टन अभिमन्यु की, जिन्होंने प्रयास जरूर किए और अब भी प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के एक बड़े जाट नेता के रूप में वो उभरकर हरियाणा की राजनीति में अपना दबदबा, अपना रुतबा जमा सकें। लेकिन उनको ना तो वो मौका मिल पाया और ना ही उस मौके के ऊपर वो कैच करने में सफल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ की तरह ही सबसे राजनीतिक रूप से विफल नेता की अगर श्रेणी में देखा जाए तो कैप्टन अभिमन्यु होंगे, जो एक चुनाव जीते
मंत्रिमंडल में शामिल रहे, यानी कि मंत्री पद भी उन्होंने संभाला, लेकिन उसके बाद से ही उनकी राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, लगातार डिमांड करते रहे कि उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले, बड़ा पद मिले, लेकिन बीजेपी ने कभी कैप्टन अभिमन्यु पर भरोसा ही नहीं जताया। और इसीलिए कैप्टन अभिमन्यु का एक हरियाणा की राजनीति में रुतबा और दबदबा जमाने का जो प्लान था, जो उनका विचार था, जो उनकी सोच थी, वो धरी की धरी रह गई, वो पूरी ही नहीं हो सकी है। ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु को भी बीजेपी ने 2-3 बार जरूर आजमाया, जरूर मौका दिया, लेकिन वो भी जाट वोट बैंक पर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए जो उनको छोड़ना चाहिए था। और इसीलिए अब बीजेपी कैप्टन अभिमन्यु पर वो ध्यान ही नहीं दे रही है जो तवज्जो उनको पहले मिलती थी। अगले नेता है बीजेपी के ही पैतृक नेता जेपी दलाल, यानी कि जयप्रकाश दलाल, जो पूर्व में मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल और नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। वो कृषि मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक का पद संभाल चुके हैं, लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव हारने के चलते अब फिलहाल राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो उनके पास कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है। जेपी दलाल एक बड़े मंत्री के रूप में और मंत्रिमंडल में अपना अहम दायित्व निभा चुके, लेकिन जिस हिसाब से उनको मंत्री पद मिला था और मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल में नायब सैनी के बाद दूसरे सबसे बड़े मंत्री के रूप में उनकी गिनती होती थी, उस हिसाब से वो अपनी राजनीतिक पारी खेल ही नहीं पाए। ना ही उनको वो समय मिला और ना ही वो उस जो है मौके को कैच कर पाए, क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब फिलहाल उनके पास कोई बड़ी जिम्मेवारी है ही नहीं, जो ये साफ दर्शाता है कि जेपी दलाल, जिन्होंने प्रयास अनेक किए, हालांकि उनके कामों की चर्चा भी अपने पैतृक लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जरूर होती रहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब हार के बाद यह जरूर कहा जा रहा है सियासी रूप से जेपी दलाल वो सशक्त नेता नहीं बन पाए जिस सशक्त नेता की छवि बीजेपी उनमें ढूंढ रही थी। खैर वो बात अलग है कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से चर्चा है और यह बात कही जा रही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जेपी दलाल बाजी मार सकते हैं और हरियाणा के अंदर बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर कोई जाट नेता बन सकता है। और इस दौड़ में जेपी दलाल का नाम सबसे आगे है, क्योंकि माना जा रहा है कि जेपी दलाल जो है वो हाईकमान के चहेते नेताओं में सबसे पहले नंबर पर हैं और इसीलिए उनके नाम को इतनी तवज्जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिल रही है, इसीलिए उनके नाम की इतनी ज्यादा चर्चा भी चल रही है। खैर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा यह एक बड़ा सवाल है, इस पर एक विस्तृत चर्चा भी बनती है और यह जो है बीजेपी विचार विमर्श करके ही तय करेगी कि कौन अध्यक्ष बनना है कौन नहीं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि चर्चाओं के अनुसार सबसे पहले स्थान पर जेपी दलाल का नाम है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो उनके पास कोई बड़ा दायित्व नहीं है और बीजेपी जिस हिसाब से उनको जाट वोट बैंक साधने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी उस कवायद पर वो खरे नहीं उतर पाए। इससे आगे एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और अब वापस अपने परिवार सहित कांग्रेस में जा चुके हैं। कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में आए थे तो उनको पूरा मान सम्मान मिला, पूरी तवज्जो मिली, लेकिन बावजूद इसके वो इज्जत, वो मान सम्मान उनको हजम नहीं हुआ और अब जो है दोबारा विपक्षी पार्टी में जाकर बैठ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह की, जिनको चौधरी छोटू राम का नाती कहा जाता है। चौधरी छोटू राम की राजनीति को, उनकी विरासत को लगातार आगे बढ़ाने का काम चौधरी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। जब कांग्रेस से बीजेपी में आए तो उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। इसके बाद जब चुनाव आते हैं तो उनकी पत्नी को विधानसभा टिकट दी गई, उनकी पत्नी को बीजेपी ने विधायक बनाने का काम किया और हरियाणा सरकार में बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी के विधायक चुनकर वो विधानसभा पहुंची थी। और इसके अलावा उनके बेटे को हिसार लोकसभा सीट से टिकट देकर चुनाव लड़वाने के बाद सांसद बनाया गया था। अब तीनों ही यानी कि पति पत्नी और बेटा वो मान सम्मान प्राप्त कर चुके थे बीजेपी में, जो उनको शायद ही कांग्रेस में कभी मिला हो, लेकिन बावजूद इसके वो इसको हजम नहीं कर पाए। हालांकि बीजेपी ने भी वीरेंद्र सिंह को इसीलिए पार्टी में रख के और यह मान सम्मान दिया था ताकि चौधरी छोटू राम के नाम के ऊपर बीजेपी एक जाट वोट बैंक में और जिस बेल्ट के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह की पकड़ है वहां पर सकारात्मक मैसेज देकर और उस वोट बैंक को अपनी तरफ लामबंद कर सके, लेकिन उसमें बीजेपी नाकामयाब रही। चौधरी वीरेंद्र
सिंह बीजेपी की इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए और जिसके चलते इस बात को वो भी 2024 का चुनाव आते आते भाप चुके थे और पहले ही पाला बदल गए, पहले ही पार्टी बदल गए। हालांकि पार्टी बदलने के बाद नतीजा क्या रहा, परिणाम क्या रहा, वो सबके सामने है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का इस्तेमाल बीजेपी ने करना चाहा और वो भी बीजेपी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। अब बात की जाए 2019 में गठबंधन की सरकार बनने के बाद निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला की, जो हरियाणा सरकार में मंत्री बने थे। रणजीत चौटाला को भी इसलिए मंत्री पद दिया गया था ताकि हरियाणा के अंदर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बीजेपी यह संदेश दे सके कि हर समाज को, हर तबके को, हर वर्ग को बीजेपी उचित मान सम्मान दे रही है और जाट वोट बैंक में भी यह मैसेज देकर जो है एक बड़ा प्रभाव डाला जा सके। लेकिन रणजीत चौटाला भी बीजेपी के इस प्लान को सफल बनाने में नाकामयाब रहे और परिणाम यह था कि 2024 के अंदर जब लोकसभा चुनाव बीजेपी से टिकट लेकर हिसार से वो चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। यानी कि जाट बाहुल्य क्षेत्र में उस सीट के ऊपर जहां पर जाट वोट बैंक का दबदबा है और वहीं पर रणजीत चौटाला चुनाव हार जाते हैं बीजेपी टिकट पर, तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी जिस वोट बैंक को साधना चाहती थी रणजीत चौटाला के माध्यम से उसको साधने में नाकामयाब रही। और इसी कड़ी में कुछ और नाम जुड़ जाते हैं जो इन दिनों बीजेपी की राजनीति में शिखर में हैं, चरम पर हैं। सबसे पहले बात करें किरण चौधरी की और उनकी बेटी श्रुति चौधरी की। मां और बेटी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होती हैं। बेटी को जो है तोसा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर चुनाव लड़वाया जाता है। चुनाव जीतने के बाद जब वो विधायक बनती हैं तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। तो वहीं किरण चौधरी फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि किरण चौधरी का जो पकड़ वाला इलाका है, जहां किरण चौधरी का वोट बैंक है, उस क्षेत्र में बीजेपी ने कहीं ना कहीं मां और बेटी की जोड़ी के माध्यम से उस वोट बैंक को साधने में सफलता हासिल की है। लेकिन जाट समाज के ऊपर वो प्रभाव अब भी बीजेपी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के माध्यम से नहीं छोड़ पाई, जो पिछले कई सालों से अलग अलग नेताओं के माध्यम से बीजेपी छोड़ना चाहती थी और हर बार सिर्फ असफलता ही बीजेपी के हाथ लगी है। और इस कड़ी में एक और नाम महिपाल ढांडा का भी जुड़ता है, जो पिछली सरकार में मंत्री थे और इस सरकार में भी मंत्री हैं और एक अहम मंत्री पद उनके पास है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जाट वोट बैंक को साधने में नाकामयाब रही है। बीजेपी जाट वोट बैंक को अब तक अपनी तरफ नहीं झुका पाई है, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि जाट समाज की जो राजनीति है, जाट वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ लुभाने में, अपने पैतृक वोट बैंक के रूप में तब्दील करने में बीजेपी नाकामयाब रही है। चाहे कितने ही चेहरे बदल गए हों, चाहे कितने ही नाम बदल गए हों, चाहे जाट नेताओं के पास कितना ही बड़ा पद देकर बीजेपी जाटों को लुभाने की कोशिश ना क्यों ना कर ले, लेकिन हर जो है बीजेपी का प्लान नाकामयाब रहा है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा क्षेत्र भी है, एक ऐसा फील्ड भी है जहां पर बीजेपी हर बार मुंह की खाती है, जहां पर बीजेपी हर बार असफल ही रहती है। और वो फील्ड हरियाणा की राजनीति का जाट वोट बैंक है, जिसको अब तक साधने में बीजेपी अपने अलग अलग नेताओं का यूज करने के बाद भी नाकामयाब रही है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि 2025 खत्म होते होते बीजेपी के कई जाट नेताओं की राजनीति भी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के कई जाट नेताओं की राजनीति पर पूर्ण विराम या फिर ग्रहण लगा हुआ है, तो वहीं कई नेता ऐसे हैं जिनका यूज करने के बाद भी आज तक बीजेपी के हाथ सफलता नहीं लग पाई है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।